गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ के बारे में। तो चलिए अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ में हम लोग क्या लिखे थे? V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R क्या था? रेसिस्टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। रेसिस्टेंस क्या होता है? क्या है रेसिस्टेंस? ये एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है। अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? रेसिस्टेंस। ये एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करेगा, उसको क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो चलिए लिखते हैं क्या है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच opposes the flow of electrons। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोज करेगा और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो करंट फ्लो होता है। मतलब हम कह सकते हैं ये कि रेसिस्टेंस जितना हाई होगा करंट का फ्लो उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा अपोज करेगा इलेक्ट्रॉन का, तो करंट का फ्लो उतना ही कम होगा। ठीक है, नो डाउट। अब देखिए V बराबर आई आर, ये इक्वेशन कौन दिया था? ओम्स दिया था। तो ओम्स जो सेंटेंस था उसका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं आउटकम निकल के आया क्या? कि उसने रेसिस्टेंस का एक तरह का एक नया टर्म रेसिस्टेंस का डिस्कवरी किया, कह सकते हैं। तो रेसिस्टेंस के बारे में जो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? ओम को जाता है, साइंटिस्ट जो ओम्स को जाता है। तो इसका जो यूनिट होता है वो उन्हीं के सम्मान में हम लोग क्या बोलते हैं? ओम रखा गया। क्या रखा गया? ओम रखा गया। तो इट्स यूनिट इज क्या? ओम। क्यों ओम? आपको समझ में आ रहा होगा क्यों इसका यूनिट ओम है। ऐसे ही इसका सिंबल क्या है? कुछ ऐसा है। ठीक है, ओम। या तो ऐसे लिखिए या तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखिए। ठीक है, रेसिस्टेंस। अब आता है किस किस फैक्टर पे हमारा जो है रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो फास्ट करेंगे, चैप्टर को खत्म करना है। ठीक है, तो कौन कौन सा फैक्टर है वो जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला आता है इसमें, पहला लेंथ। क्या होता है पहला? लेंथ। लेंथ मतलब रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। देखिए जैसे कोई वायर है, ठीक है, वायर है। तो अब करा रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये हमको पता करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। तो एक वायर है जिसका लंबाई, जैसे ये मार्कर है, ये समझ लीजिए ये वायर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, इसको कहीं पे कनेक्ट कर दे सोर्स के साथ, यहाँ पे एक बल्ब लगा दे तो बल्ब जलेगा। तो वायर का लेंथ बहुत कम हुआ, बहुत छोटा होगा। अब एक और वायर लिए जिसका लंबाई मान लीजिए 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर यहाँ से मान लीजिए मेसौल चौक से हम क्या कर रहे हैं, उस वायर को कनेक्ट करें। उसका सोर्स कहाँ है? मेसौल चौक। तो मेसौल चौक से यहाँ तक 2 किलोमीटर का जितना लेंथ होगा उतना बड़ा वायर है। तो इस वायर का लेंथ क्या है? बहुत छोटा है। तो किस वायर में, ये छोटे वाले वायर में या उस बड़े वाले वायर में, किस में रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा? तो हम जानते हैं रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। जितना बड़ा लेंथ वायर का लेंथ होगा, जितना बड़ा वायर का लेंथ होगा उतना बड़ा क्या होगा? रेसिस्टेंस होगा। मतलब आप जितने वायर आपका जितना बड़ा होगा उतना बड़ा क्या होगा? उतना ज़्यादा क्या होगा? उसमें रेसिस्टेंस होगा। छोटा वायर में रेसिस्टेंस कम होगा और ज़्यादा लंबा वायर में रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल इसलिए कहते हैं कोई इलेक्ट्रिक पोल है, उस इलेक्ट्रिक पोल के पास जिसका घर होगा वो क्या करेगा? वायर जो कनेक्ट करेगा पोल से, तो क्या होगा? उसका लेंथ छोटा होगा, तो उसके घर में क्या होगा? रेसिस्टेंस कम होगा, तो करंट का फ्लो क्या होगा? अच्छा होगा। और वहीं से अगर मान लीजिए आपके घर के पास में इलेक्ट्रिक पोल नहीं है और आप बहुत दूर से बांस लगा के करंट का फ्लो करा रहे हैं, मतलब अपने घर में बिजली ला रहे हैं, तो आपके घर में करंट क्या होगा? हो सकता है कम होगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। जितना ज़्यादा लंबा वायर उतना ज़्यादा उसमें रेसिस्टेंस होगा। दूसरा क्या है? ये पहला। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे।
तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अब देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। रेसिस्टेंस मतलब क्या है? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, वायर का लंबाई, सॉरी लंबाई नहीं, इसका जो विड्थ देखते हैं, एरिया पे बात करते हैं। अगर सिंपल चलिए सब भूल जाइए, एक पतला सा वायर है, एक बहुत मोटा वायर है, पतला है, एक मोटा वायर है, तो किस में रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा? किस में ज़्यादा होगा? पतले वाले में, क्योंकि जो वायर मोटा है, जिसका डायमीटर ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, उसमें क्या है? बहुत बड़ा स्पेस होगा, बहुत बड़ा स्पेस होगा। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अपोज करा, कहीं से रेसिस्टेंस अपोज करा तो कहीं और से निकल जाएगा, इधर से करा तो उधर से निकल जाएगा। लेकिन पतले वायर में क्या है? जगह भी बहुत कम है, जगह कम है और अपोज भी कर रहा है, तो उसका क्या होगा? क्या होगा? रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसलिए तो आप गौर करते होइएगा कि अपने इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घर तक जो वायर होता है वो पतला होता है, और जो इलेक्ट्रिक पोल से दूसरे पोल पे लगा होता है, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया होता है, उसका वायर का मोटाई क्या होता है? थिकनेस क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि थिकनेस ज़्यादा है, वायर मोटा है, तो उसमें रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और हमारे घर में जो वायर है वो पतला है, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब जितना डायमीटर ज़्यादा, जितना मोटा वायर, उतना ज़्यादा स्पेस इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए मिलेगा, और उतना आसानी से क्या होगा? उसमें रेसिस्टेंस कम होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया मतलब अगर वायर का एरिया को बढ़ाइएगा, विड्थ को, चौड़ाई को बढ़ाइएगा उसके, तो क्या होगा? रेसिस्टेंस घट जाएगा। जितना एरिया उसका कम होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। जितना पतला तार उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस, जितना मोटा तार उतना रेसिस्टेंस कम होगा। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक है, आपको इसको कैसे लिख लेना है? आप इसको लिख सकते हैं आसानी से, हम इसको नहीं बताने जा रहे हैं कि आप लिखेंगे रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। इट मींस इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, रेसिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। ऐसा ही लिख लेंगे फिर इसको भी कि इफ वी इंक्रीज द एरिया या क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर देन द रेसिस्टेंस विल डिक्रीज। ओके, आप इसको लिख लेंगे वर्ड में। अब यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। बाय कंबाइनिंग दिस इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? तो देखिए, from 1 and 2 we get 1 and 2 we get resistance is directly proportional to, यहाँ पे पहला क्या था? लेंथ ऑफ वायर। इसको रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लिख सकते हैं, इसी को लेंथ ऑफ वायर को एल लिख सकते हैं, एरिया को 1/a लिख सकते हैं। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? l/a हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, l/a हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कोई लगाना होगा, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो l/a हो जाएगा। l/a हो गया। ये एक नया टर्म आ गया, रो है। ये क्या है? रो है। ये रो है क्या? ये इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाए, इक्वल टू लैट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए एक टर्म यूज करें, उस टर्म को हम बोलते हैं रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ये रो को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बोलते हैं, या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी इसको हम बोलते हैं। ओके, देखिएगा, तो ये क्या है? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/a, और वही क्या हो गया? रो इंटू l/a। तो l/a तो आपको पता ही है, रो क्या है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है। क्लियर है? तो इक्वेशन आपको मान लीजिए प्रूफ करने बोलेगा, कैसे ये फॉर्मूला आया तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। आपको पता है, क्लियर है, बहुत सिंपल सा चीज़ें, कुछ है ही नहीं। अब है यहाँ से एक टर्म आया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए, अब कोई पूछेगा आपसे, एग्जाम में भी पूछ सकता है कि ये जो रो है, इसको रो पढ़ते हैं, ये जो रो है, इस रो का यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? इस रो रेसिस्टिविटी को हम कैसे, या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो बहुत सिंपल है, इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा देखना है। फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया, रिजल्ट क्या निकल के आया? R इज इक्वल टू रो इंटू l/a, रो इंटू l/a। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या होगा? a डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं r इंटू ए, r इंटू ए। और इसको यहाँ पे ये क्या है? मल्टीप्लाई में था, तो इसको ले आएंगे तो क्या होगा? डिवाइड में चल जाएगा, तो क्या होगा? RA/L हो जाएगा।
मतलब रो बराबर आर इंटू ए बट्टा एल। इसको इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका यूनिट निकालना होगा, तो आर क्या है? आर क्या है? रेसिस्टेंस है। तो क्या लिख सकते हैं? ओम। आर का रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होगा? मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो बचा क्या? ओम मीटर। ओम मीटर। यू कैन से द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या होगा? ओम मीटर होगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज और है, यहीं से आप ध्यान दीजिएगा। अगर इस फॉर्मूला को ध्यान देना है, इस फॉर्मूला में अगर किसी वायर का एरिया हम यूनिट ले लेते हैं, एक यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, और लेंथ भी क्या ले लेते हैं? एक यूनिट ले लेते हैं, तो इसको अगर एरिया को सपोज करेंगे कि क्या है? एरिया बराबर क्या है? 1 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 है, और लेंथ भी क्या है? 1 मीटर है, 1 मीटर है, और ये भी क्या है? 1 मीटर स्क्वायर है। अगर ये 1 है और ये 1 है, मान लीजिए, अब डिफाइन करना है हमको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को या इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना है। फॉर्मूला हमारा ये आ गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम एरिया को 1 मान लिए और लेंथ को भी एरिया को 1 मीटर स्क्वायर मान लिए, लेंथ 1 मीटर मान लिए। कर सकते हैं कोई वायर जिसका एरिया जिसका डायमीटर क्या होगा, ये एरिया क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर का होगा और लेंथ कितना होगा? 1 मीटर का होगा। तो इस यहाँ पे 1 लिख सकते हैं इसकी जगह पे, वी कैन राइट हियर 1, नीचे भी क्या लिख सकते हैं? 1 1 1, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा? तो देखिए कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, 1 1 लिख सकते हैं, क्या? तो अब रेसिस्टिविटी को या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को डिफाइन करना होगा, तो हम कह सकते हैं किसी 1 मीटर लेंथ वाले वायर को, किसी 1 मीटर लेंथ वाले वायर और जिसका डायमीटर भी 1 मीटर स्क्वायर हो, जिसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, उस समय जो रेसिस्टेंस जनरेट होगा उसी को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलेंगे। किसी यूनिट सॉरी 1 मीटर लेंथ वाले वायर जिसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, उस समय जो रेसिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी बोलेंगे। क्यों बोल सकते हैं? या इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बोलेंगे। अब इसको डिफाइन कर लेंगे, आपका काम है इसको डिफाइन कर लेना। किस चीज को? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी को या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी को आप इसको डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी को आप डिफाइन कर सकते हैं सिंपली। क्या कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? आप तो खुद से भी इसको कर सकते हैं, आपका काम जो कर जाइए, हम नहीं बताएंगे, ठीक है? या फिर आप चलिए बता ही देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर हैविंग इट्स लेंथ यूनिट एंड इट्स एरिया भी यूनिट, ठीक है? रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर, दैट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। आप इसको खुद से लिख लेंगे अपने। अब चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। सीरीज और पैरेलल, सीरीज कनेक्शन, ठीक है, और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए सीरीज कनेक्शन है क्या, करना क्या होता है इसमें? रेसिस्टेंस तो आपको समझ में आ गया, देखिए अब क्या है, मान लीजिए कि कोई रेसिस्टेंस है, कोई एक सर्किट है। ये अब सर्किट डायग्राम से बताया ना, सर्किट डायग्राम है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 रेसिस्टेंस लगा हुआ है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है R1 और R2, कोई डाउट नहीं इसमें। अब इस R1 और R2 में एक हम क्या लगाएं? सेल लगा दिए या बैटरी लगा दी, कुछ भी लगा दिए, सेल लगा दी। बहुत सारा सेल होगा तो क्या बोलेंगे? बैटरी। अकेला है तो क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे। अब इसमें से हमको करंट पास करना है। करंट क्या करना है? पास करना है। करंट कब पास होगा? बिना पोटेंशियल डिफरेंस के पास होगा? नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। V कैसे है? एक प्लस है, एक माइनस है। यहाँ पे अगर V हुआ तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा? V माइनस 0, मतलब क्या हो गया? V हो गया। तो हम क्या करें, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिए हैं जिसमें 2 रेसिस्टेंस है, R1 और R2, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लगा दिए? V लगा दिए। अब हमको देखना है सीरीज कनेक्शन के बारे में, समझना है क्या होता है। पहले सीरीज कनेक्शन किसको बोलते हैं? ऐसा कनेक्शन जिसमें 2 रेसिस्टर
जो कनेक्ट हो वो एंड टू एंड कनेक्शन हो, उसमें कैसा हो, एंड टू एंड कनेक्शन हो। जैसे देखिए ये एक रेसिस्टर है, सिंबल होता है रेसिस्टेंस का, बताया ना उस दिन। तो इसका एंड देखिए, मान लीजिए इसका पॉइंट ए है, इसका एंड पॉइंट ये है, तो इसका एंड अब फिर एक दूसरे का क्या होगा, एंड, फिर इसका एंड, फिर एक और होगा कनेक्टेड। मतलब इस ये जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ ये स्टार्ट हो रहा है, ये जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ एक और स्टार्ट हो जाएगा। तो एंड टू एंड कनेक्शन है, उसको क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। तो ऐसा कनेक्शन जिसमें जो रेसिस्टर जो है, रेसिस्टेंस जो है वो एंड टू एंड कनेक्टेड हो, उसको क्या बोलेंगे, सीरीज बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए, अब यहाँ से हमको देखना क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से प्लस है तो इधर से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, डायरेक्शन होगा करंट का। आई करंट मान लीजिए सपोज करिए क्या हो रहा है, इधर से फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा, आई करेगा। ये ऐसे, ये जो जिगजैग पाथ है इससे भी फ्लो कितना करेगा, आई करंट ही करेगा, क्योंकि कहीं भी और कोई दूसरा रास्ता है क्या, नहीं है। इससे भी क्या होगा, आई ही करंट पास करेगा, श्योर है आई करंट पास करेगा। और वापस से यहाँ भी कितना करंट होगा, आई करंट होगा। मतलब सीरीज कनेक्शन में दो रेसिस्टर इन टू इन कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। करंट कितना मान लीजिए सपोज करें रिलीज हुआ था, आई हुआ था, तो आई करंट ही रेसिस्टर R1 से क्रॉस कर रहा है और R2 से भी कितना कर रहा है, आई कनेक्शन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए R1 और R2 लिए हैं, तो R1 का वैल्यू 4 ओम होगा, R2 का वैल्यू 6 ओम होगा, डिफरेंट हो सकता है ना, लेकिन करंट क्या होगा, सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो करंट चला था उसका कोई और रास्ता ही नहीं, इसी रास्ते से पास करना है। तो जो यहाँ से अगर मान लीजिए 2 एम्पियर पास हुआ था तो यहाँ भी 2 ही जाएगा, इससे भी 2 ही जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दूसरा रास्ता तो है नहीं, एक ही रास्ता है। तो यहाँ भी आएगा तो कितना होगा, 2 ही आएगा। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि सीरीज कनेक्शन में जो करंट है वो क्या होगा, सेम रहेगा। करंट विल बी सेम फॉर एवरी रेसिस्टेंस। सारे रेसिस्टेंस में करंट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्शन है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे करंट फ्लो कर सके। क्लियर है। अब देखिए इस पार्टिकुलर रेसिस्टेंस पे गौर कीजिएगा, R1 पे हमारा फॉर्मूला ओम्स लॉ क्या करता है, V इज इक्वल टू IR बोलता है। तो इस पार्टिकुलर रेसिस्टेंस पे R1 पे हमारा जो V होगा वो क्या होगा, I इंटू R1 होगा, कोई दिक्कत है, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, R की जगह पे क्या लिए, IR1 लिए। तो फॉर रेसिस्टर R1 वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस IR1 और फॉर रेसिस्टर R2 V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमको क्या निकल के आया कि जो वोल्टेज है वो R1 के लिए, R1 पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू कुछ और है, IR1 है, और V के लिए क्या है, IR2 है। मतलब करंट तो सेम है दोनों में, लेकिन R1 का वैल्यू अलग होगा, R2 का वैल्यू क्या होगा, अलग होगा। तो V का वैल्यू भी क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। मतलब R1 के लिए V का वैल्यू कुछ और है, R2 के लिए V का वैल्यू कुछ और है। तो एक चीज और निकल के आया, क्या होगा, सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्या होगा, डिफरेंट, क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब सीरीज कनेक्शन में हमको याद रखना ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट हमेशा सेम होगा, पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। हाँ, पोटेंशियल सेम भी हो सकता है, कब सेम होगा, जब R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू बराबर होगा। R1 मान लीजिए 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तब क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन वो अलग केस है, उसको नहीं पढ़ना है, उसको नहीं समझना है अभी, ठीक है, वो अलग केस है। उस केस में क्या होगा, वोल्टेज भी सेम हो सकता है, क्योंकि ये भी R1 और ये भी R1, तो V इक्वल टू IR1 तो सेम हो सकता है। लेकिन उस चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान नहीं करना है। तो वो अलग कैसे कि वोल्टेज सेम हो सकता है, सेम हो भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में नहीं ही होगा। और करंट तो हर हाल में क्या होगा, कुछ भी रहे सेम ही होगा, करंट तो सेम ही होगा, क्योंकि एक ही रास्ता है। तो सीरीज में हमारा क्या निकल के आया कि सीरीज में 2 बातें निकल के आई कि करंट जो होगा वो हमेशा सेम होगा और वोल्टेज जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग रेसिस्टर के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, ये हमारी बातें आई निकल के सीरीज कनेक्शन के लिए। चलिए अब सीरीज कनेक्शन को डिटेल में समझते हैं क्या है। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको क्लियर है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्लियर हो गया सीरीज में कि करंट हमेशा सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सीरीज कनेक्शन लिख के सीरीज को डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन 2 और मोर रेसिस्टर आर कनेक्टेड end to end then the connection is said to be in series। ये आपको लिख लेना है पहले।
सीरीज कनेक्शन में। और उसके बाद वो इतना लिखने के बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे, साइड में लिखेंगे करंट विल बी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। इतना लिखने के बाद अब हम जो बता रहे हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? सपोज करेंगे, प्रूफ करना है हमको क्या होता है। ठीक है, सपोज ऐसा लिखेंगे, लेट देयर आर टू resistance connected in सीरीज कनेक्शन। क्या है? दो कनेक्शन है, दो रेसिस्टेंस, कौन कौन? R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है। मान लेंगे कि क्या, हम सपोज करेंगे, आप लिख भी सकते हैं, कुछ हम बोलते हैं तभी, लेट देयर आर टू रेसिस्टर R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, सपोज external voltage, the potential difference V is supplied by the source, okay, and I current flows through the positive terminal। ये बातें आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? हम क्या लिखें यहाँ पे? मान लेना है लेट देयर आर टू रेसिस्टेंस है R1 और R2 जो है, डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे साइड में, लेट देयर आर टू रेसिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन, क्योंकि एंड टू एंड है, और एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो सप्लाई कर रहा है। कौन कर रहा है? सोर्स कर रहा है, और करंट I जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो कर रहा है। इतनी बातें को आप लोग लिख लेंगे पहले ढंग से। ठीक है, इतना बात लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे, हाँ, डायग्राम तो बना ही हुआ था आप लोग, ये R1, ये R2, करंट क्या है? I है। ओके, चलिए अब लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। V इजिकल टू क्या होता है? I है। इतना तो सबको पता है, V इजिकल टू क्या होता है? I है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग होगा, पोटेंशियल अलग होगा। यहाँ भी क्या होगा? पोटेंशियल अलग होगा दोनों केस में, R1 के केस में, R2 के केस में। तो टोटल पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा? V1, और देखिए जैसे क्या बोले, हाँ, जैसे मान लीजिए कि दो बच्चा है, ठीक है, दोनों बच्चे को कोई काम दिया गया कि आपको मान लीजिए कि 10 पौधा लगाना है, ठीक है, या कोई काम दिया गया कि आपको, दो स्टूडेंट है, आप दोनों को मिलकर 30 फ्लावर को प्लांट करना है, ठीक है, 30 पौधे को लगाना है। अब क्या किया? एक बच्चा 20 किया, दूसरा क्या किया? 10 किया। तो अब आपको टारगेट मिला था 30 का, दोनों आपस में कहे कि चलो हम 20 कर लेते हैं, 10 कर लेते, तो वो आप दोनों का मैटर कितना करे, एक 20 किया, एक 10 किया, या दूसरा 10 किया या 20 किया। लेकिन जो टारगेट दिया था आपको वो आएगा तो क्या देखेगा कि टोटल काम हमारा कितना हुआ, तो टोटल कितना हुआ? 30 हुआ। मतलब वो दोनों इंडिविजुअल, मान लीजिए एक 15 किया, एक 15 किया, तो टोटल काम कितना हुआ? 30 हुआ। वैसे ही सेम चीज है, यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, लेकिन ओवरऑल पोटेंशियल कितना होगा? दोनों को जोड़ देंगे तो ओवरऑल जो पोटेंशियल होगा V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। अब लिखेंगे फॉर रेसिस्टर R1 के लिए V1 बराबर क्या हो जाएगा? IR। V बराबर क्या होता है? IR। तो V1 लिए हैं क्योंकि पहला वाला है, इसको V1 मान लिए, इसको V2 मान लिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। R की जगह पे क्या है? IR1 है, इसको इक्वेशन क्या कर लिए? 1 मान लिए। फॉर लिखेंगे फिर से रेसिस्टर 2 के लिए, फॉर रेसिस्टर R2, इस केस में V2 बराबर क्या हो जाएगा? I और R, V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है, तो V2 के बारे में लिखना है तो 2 कर दिए। I तो कॉमन ही होगा क्योंकि करंट सेम होगा, और R की जगह पे क्या लेंगे? R2 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है, इक्वेशन 2 मान लिए, और इसको इक्वेशन मान लेंगे हम X।
पहले वाले को ये जो सॉरी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या मान लिए, x मान लिए, इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू of 1 and 2 in equation x 1 और 2 का वैल्यू हम x में पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए और क्या ऑब्जर्व होगा। अब x क्या है, v बराबर v1 प्लस v2 है, यही हमारा x है, और इसकी जगह पे v1 की जगह पे क्या डालेंगे, ir1 प्लस v2 की जगह पे क्या डालेंगे, ir2 डालेंगे, और इस v की जगह पे क्या डालेंगे, ir डालेंगे, और ओवरऑल निकालना है। ओवरऑल हमारे काम से कितना मतलब इसे ओवरऑल हमारा वर्क कितना होगा, 30 हुआ, 30 प्लांट करना था, और सही ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना होगा, तो इसको आर इक्विवेलेंट लिख दिए, आर ई लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर ई बराबर ir1 प्लस ir2 हो गया। देखिए अब यहाँ से आई कॉमन ले लिए, तो क्या होगा, आर ई बराबर r1 प्लस r2, दिस इज सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से क्या किया, आई कॉमन लेंगे तो r1 प्लस r2, ये आई दोनों क्या होगा, ऊपर नीचे आएगा, कट जाएगा, कैंसिल होगा, राइट कर दिए, आर इक्विवेलेंट बराबर r1 प्लस r2, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे कि हमारा जो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना होगा, सीरीज कनेक्शन में क्या किए थे, दो रेसिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट किए थे, तो हमको निकालना क्या था, ओवरऑल इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो ओवरऑल जो रेसिस्टेंस है वो कितना होगा, तो क्या होगा R1 प्लस R2, मतलब इसका वैल्यू और इसके वैल्यू को ऐड कर देंगे, मतलब इसका वैल्यू अगर 2 रहता और इसका वैल्यू अगर 3 रहता तो टोटल कितना हो जाता, 2 3 5 हो जाता, कितना हो जाता, 5 हो जाता, कितना होता 5 हो जाता। यही तो है हमारा सीरीज कनेक्शन, ठीक है, 2 और 3 5, समझ गए। ऐसा ही पहचान करना है, इन टू इंड है, सीरीज है, ऐड करेंगे, न्यूमेरिकल में हम उसको फिर से देखेंगे। तो ये आपको प्रूव करने के लिए पूछेगा, आसानी से अप्रूव कर सकते हैं जो आपकी, ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रूव लिख लेंगे अपने वर्ड में क्या, इसी को कॉपी कर लेंगे, जो वर्ड पहले बताया उसको नोट कर लेंगे और इसको फिर से आप लिख लेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में। चलिए अब हमारा है पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, तो देखिएगा इस फिगर को डायग्राम को वर्क कीजिएगा। यहाँ पे R1 और R2 दो रेजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, वहाँ पे क्या था, इंड टू इंड कनेक्शन था। इसमें ऐसा है क्या, इंड टू इंड कनेक्शन नहीं, देखिए इसका इंड यहाँ, फिर देखिए यहाँ से कुछ और निकल गया, इंड टू इंड कनेक्शन है नहीं, डाइवर्ट है, रास्ता क्या है, अलग अलग है। अब फिर से क्या करें, दो रेजिस्टर हम कनेक्ट कर दिए पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या किए हैं, अप्लाई कर दिए एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से क्या होगा, करंट आई डिवाइड करेगा, आई गया, यहाँ भी क्या होगा, आई होगा, यहाँ भी क्या होगा, आई होगा। अब देखिएगा यहाँ से जो करंट है ये आई, अब यहाँ से जो करंट का वैल्यू हम आई मान लिए थे, सपोज आई करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, हम मान लिए थे, सपोज किए थे। यहाँ से तो अब दो रास्ता है करंट को, एक इधर भी फ्लो कर सकता है, इधर भी फ्लो कर सकता है, क्या होगा, इधर भी कर सकता है। तो अब ये जो करंट का वैल्यू मान लीजिए 5 एम्पेयर है, सपोज करिए कितना है, 5 एम्पेयर है। तो हो सकता है कि इधर से 2.5 एम्पेयर, इधर से 2.5 एम्पेयर करंट फ्लो करे, हो सकता है इधर से 4 एम्पेयर करे, इधर से 1 एम्पेयर करे, वो डिपेंड करता है दोनों रेसिस्टर पे। देखिए ये जो रेसिस्टेंस है इसका वैल्यू अगर ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ से करंट कम फ्लो करेगा, और जिसका रेसिस्टेंस का वैल्यू लो होगा उसमें से करंट क्या होगा, ज़्यादा वैल्यू करेगा, फ्लो करेगा। तो मान लीजिए इसका जो रेसिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा है, इसमें क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, 5 में से 4 इधर से करेगा, 1 इधर से करेगा, क्योंकि वी नो resistance is what, it opposes the flow of electrons या flow of electricity, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो यहाँ से जो करंट आई है वो क्या होगा, इसके लिए दो रास्ता है, एक इधर से हो सकता है R1 से I1 करंट फ्लो करे और इससे I2 फ्लो करे, क्यों, क्योंकि रास्ता यहाँ पे दो है, करंट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 पार्ट्स, दो रास्ता है। तो इससे हो सकता है कुछ करंट फ्लो करे, इससे कुछ और करंट फ्लो करे, क्लियर है, ठीक है। तो हमको पैरेलल कनेक्शन में एक तो समझ में आया कि पैरेलल कनेक्शन किसको बोलेंगे, द कनेक्शन इन विच
इलेक्ट्रिक करेंट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट। इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट। देखिए पहले तो दो भागों में टूटा, लेकिन ओवरऑल फिर क्या होगा, आई ही होगा। यहाँ से क्या होगा, फिर आई ही करंट फ्लो करेगा ना। 5 यहाँ से भेजे थे, 2 ऊपर से गया, 3 यहाँ से गया, यहाँ से कितना आएगा, 5 आएगा। तो क्या करेगा, पहले कनेक्शन किसको बोलेंगे, वैसा कनेक्शन जिसमें करंट दो भागों में डिवाइड करता है। कब, रिकॉम्बिनेशन। यहाँ के बाद फिर से रिकॉम्बाइन कर लिया, बिफोर रिकॉम्बिनेशन, उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट बोलेंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। It is a combination in which the current divides into two parts before recombination and completion of the circuit. सर्किट को कंप्लीट करने से पहले, रिकॉम्बिनेशन से पहले करंट दो भागों में डिवाइड करता है, यहाँ से I1 यहाँ से I2। इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे। लेकिन वहाँ सीरीज में क्या था, करंट सेम होता था, वोल्टेज क्या होता था, अलग अलग होता था। पैरेलल में क्या होता है, करंट अलग अलग होता है, वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। कैसे सेम होगा, तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, बी है, यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है, क्या है, भी है। और इस पॉइंट पे क्या है, मान लीजिए जीरो है, जीरो है, ठीक है, या एक्स है, कुछ भी है, मान लीजिए जीरो ही मान लेते हैं। तो इस दोनों, इस वाले रेसिस्टर पर गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे अगर जीरो है, यहाँ पे भी है, तो इस वाले के लिए क्या होगा, भी माइनस जीरो होगा भी माइनस जीरो। और इस वाले R2 के लिए क्या होगा, इसके लिए भी तो भी माइनस जीरो होगा। तो देखिए यहाँ भी पोटेंशियल भी माइनस जीरो, यहाँ भी पोटेंशियल भी माइनस जीरो, मतलब पोटेंशियल तो दोनों पे सेम है, क्योंकि एक ही एंड पे है, दोनों का एंड क्या है, सेम ही है। मतलब पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट क्या है, अलग अलग बटा हुआ है। तो पैरेलल कनेक्शन में हम किसको बोलेंगे, आप आसानी से लिख सकते हैं, किसको बोलेंगे, हाँ लिख सकते हैं। आप लोग इसको डिफाइन करने के बाद एक चीज, दो चीज यहाँ पे पहले लिखेंगे, करेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू और मोर पाथ। क्या होगा, करंट जो है वो दो से अधिक पाथ में, दो या उससे अधिक और भी हो सकता है, पाथ में डिवाइड करता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, सेम होगा। क्लियर है। हाँ, एक और केस है लेकिन उसको चलिए छोड़िए, इतना ही ध्यान रखिए। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, करंट क्या होता है, अलग अलग होता है। करंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इससे एक चीज आप निकल के यहाँ से जान सकते हैं कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है वो पैरेलल में होता है, अगर पैरेलल में ना होता तब तो क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। अगर पैरेलल में नहीं होता तो कोई, अगर मान लो कि कोई दो भाई है, तो दोनों भाई गया कंपनी का, एक ही कंपनी का 2 फैन लेके आया, ठीक है, एक ही फैन लेके आया, और बगल वाले रूम में किसी का फैन अगर फास्ट चल रहा होता और हमारे रूम में या किसी और के रूम में क्या होता, स्लो चल रहा होता, दोनों झगड़ा कर लेता। क्यों, क्योंकि उसमें अगर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अगर उसमें किसी में ज़्यादा होगा तो उसका फैन फास्ट चलेगा, इसका क्या होगा, स्लो चलेगा, दोनों में झगड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा कनेक्शन जो होता है पैरेलल होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है। आप एक ही कंपनी का अगर पंखा लाइएगा खरीद के और 5 रूम है, तो पांचों में क्या होगा, स्पीड भी क्या होगा, फैन का सेम होगा, थोड़ा बहुत डिफर करेगा, वो अलग अलग उसके कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। अगर वोल्टेज सेम नहीं होता तो जो सबसे पहले मान लीजिए वायर से जिसका कनेक्शन होता है उसका फास्ट चलता, बगल वाले का स्लो चलता, तो दोनों में झगड़ा हो जाता। मतलब हमारे घर में कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल होता है, वोल्टेज कैसा होता है, वोल्टेज सेम होता है, लेकिन करंट अलग अलग होता है। क्लियर है। यहाँ से एक चीज़ और समझ गए कि हमारे घर का वायरिंग कैसा होता है, पैरेलल में होता है और वोल्टेज उसमें सेम होगा, करंट डिफरेंट होगा। पैरेलल कनेक्शन किसको बोलेंगे, आप समझ गए, बोले थे उसको लिख लीजिएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिएगा, ये चीज़ें आप लिखने के बाद आप नीचे से फिर से ये डायग्राम बनाना है आपको। ये डायग्राम बनाने के बाद इसको फिर प्रूफ करना है क्या होता है पैरेलल में। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, लेट टू कनेक्ट लिख लेंगे, इतना हम जो बोल रहे हैं उस चीज़ को कॉपी करेंगे। लेट टू रेसिस्टर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल which is supplied by a potential difference V provided by the external source, and suppose I current flows through the electrical circuit. I current flows through the positive terminal of electrical circuit. ठीक है, इतनी बातों को लिखने के बाद फिर से लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, ये तो पता है सबको, अब तो सबको पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो टोटल करंट क्या होगा,
टोटल करंट I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2। अरे भैया यहाँ पे अगर 5 एम्पियर था, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, 5 होगा नहीं होगा। तो टोटल I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 कर सकते हैं। तो वी कैन राइट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर ऐसे लिखेंगे, फॉर रेसिस्टर R1, रेसिस्टर R1 के लिए हम लोग देखेंगे क्या होगा, हमारा I क्या होगा, सॉरी ये फिर लिखे ऐसे, I इक्वल टू क्या होता है, V बटा R। जब V इक्वल टू आई आर लिखेंगे तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बटा R लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। I की जगह पे क्या लिखेंगे, क्या है यहाँ पे I1 है तो I1 कर देंगे, V क्या होगा, सेम होगा क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है। R की जगह पे क्या करेंगे, R1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। फॉर ऐसे ऐसे ही रेसिस्टर R2 के लिए, R2 के लिए फिर फॉर्मूला लिख लेंगे, I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। I की जगह पे क्या होगा, I2, क्योंकि ये क्या है, I2 है, यहाँ पे करंट कितना है, I2 है। V तो सेम रहेगा, R की जगह पे क्या होगा, R2 हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। इसको इक्वेशन क्या मान लिए, X मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, सिंपल तो है। I इक्वल टू V बटा R, तो I की जगह पे क्या है, I1 है तो I1 लिख दिए। V तो सेम ही होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, तो बटा R1 क्या होगा, इसका R1 है तो R1, नीचे में R2 है तो R2। अब फिर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 एंड 2 इन इक्वेशन x में जब पुट करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा x क्या है, I बराबर I1 प्लस I2 है। इस I की जगह पे क्या कर सकते हैं, V बटा R लिख सकते हैं, V बटा R, और टोटल निकालना है इसलिए R इक्विवेलेंट इसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर I1 की जगह पे क्या लिखेंगे, V बटा R1 लिख दिए। I2 की जगह पे क्या लिख देंगे, V बटा R2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, भी कॉमन ले लेंगे, भी अगर कॉमन लेंगे तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 हो जाएगा, और ये भी फिर इधर से आएगा तो भी बटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल हम हटा दे, एक बार एक लाइन में हटा दे। ऊपर क्या बचेगा ऊपर में 1, कुछ नहीं तो क्या है 1, इतना तो आएगा ना, अब इतना तो कम से कम आता होगा। तो 1 बटा R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। ये क्या होता है, R इक्विवेलेंट होता है पैरेलल के केस में, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रूव करना हो तो कर भी सकते हैं, और इसको पूछेगा भी, इसलिए आपको इसको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। अब इसी चीज़ों को अगर फर्दर हम इलाबोरेट करें और आगे बढ़े तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या निकल के आया, 1 बटा R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, सॉरी 1 बटा R2 आया ना निकल के। अब इसी को अगर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, R1 R2 को अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा दिए, R1 R2 एलसीएम हो जाएगा, R1 है ही तो क्या हो जाएगा R2 है ही तो क्या हो जाएगा R1, और तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 बटा R1 इंटू R2 लिख सकते हैं नहीं, यही फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको हम एक क्वेश्चन से बताते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा, कितना आसान है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन से समझ आते हैं, जैसे मान लीजिए कि पैरेलल कनेक्शन है, तो एक R1 का वैल्यू 4 दिया है, R2 का वैल्यू दिया है 8, आपको निकालना है R इक्विवेलेंट क्या होगा, निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है फॉर्मूला पैरेलल के लिए 1 बटा R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, कोई दिक्कत नहीं। तो R1 क्या है, 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 8, इसको एलसीएम लीजिए, 8 कीजिए, 2 प्लस 1 3 बटा 8 हुआ। या तो ऐसे करिए, नहीं तो सिंपल इसी को कैसे क्या बोले थे फॉर्मूला, R1 प्लस R2 बटा R1 इंटू R2, तो क्या हो जाएगा, R1 कितना है 4, R2 कितना है 8, तो 8 4 12, अब बटा 8 इंटू 4 कितना 32, काट दीजिए, 4 3 12, 4 8 32, 3 बटा 8 कर सकते हैं ना आसानी से, कुछ नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला जो है, जब कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा तो इसमें आसान होता है इससे सॉल्व करना, कुछ नहीं। पैरेलल समझ गए, सीरीज समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक पेज छोड़ेंगे, उस एक पेज में आप लिखेंगे, आप होमवर्क हो जाएगा, एडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन आपको ढूंढ के इसको लिखना है, नहीं होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। एक पेज छोड़ना है
उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं? सबको पता है पावर बराबर क्या होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर बराबर क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर है तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। सिंपल है। तो पावर बराबर आप डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम। क्लियर है? वर्क डन को क्या लिखेंगे? जूल, टाइम को सेकेंड। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? जूल पर सेकेंड। आपको पता है, नहीं तो नहीं पर है। ठीक है, पावर का। अब देखिए, एक रिलेशन होता है पावर के वजह से, 3 फॉर्मूला होता है। आप साइड में लिख लेंगे। पावर बराबर होता है V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, या फिर V स्क्वायर बाई आर, या फिर आई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, या फिर W बाई टी। ये 4 फॉर्मूला पावर का आपका होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे वैसे हम इसका अप्लाई करेंगे, या तो वोल्टेज करंट, या तो V स्क्वायर बाई आर, या आई स्क्वायर बाई आर, या W बाई टी। तो कैसे ये फॉर्मूला आता है, कहाँ से आता है, इस चीज़ों को सीखते हैं। जब मान लीजिए वोल्टेज दिया रहेगा, करंट दिया रहेगा, तब पावर पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कहीं पे वोल्टेज दिया रहेगा, रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो ये यूज करेंगे। करंट दिया रहेगा, रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो ये यूज करेंगे। वर्क डन दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा तो ये वाला यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका यूज होगा, न्यूमेरिकल बनाने में यूज होगा। ठीक है, पावर का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चारों फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिसमें 2 कोई भी दिया होगा, वोल्टेज रेजिस्टेंस दिया होगा तो ये करेंगे, करंट दिया होगा तो कोई और करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है कहाँ से, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहले एक फॉर्मूला तो हमारा यहाँ से जानते हैं, अब डेफिनेशन से ही क्लियर है कि पावर बराबर वर्क डन बाई टाइम होता है, W बाई टी होता है। अब याद कीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सिंस V इज इक्वल टू W बाई क्यू। इसको मान लिए 1, मान लिए इक्वेशन P बराबर W बाई क्यू। और हम जानते हैं V बराबर W बाई क्यू, पहले ही पढ़े। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बोले थे ना, पढ़े थे ना। तो V बराबर क्या होता है? W बाई क्यू होता है। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा यहाँ से, ये तो वर्क डन है, तो W बराबर Q इंटू V लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Q बराबर W बराबर Q इंटू V, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, कुछ तो नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला होता है ना हमारा, I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट बराबर क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Q चार्ज है, T टाइम है। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर क्या हो जाएगा? I अपॉन आई इंटू टी। आई इंटू टी। तो हम इस फॉर्मूला को W बराबर Q की जगह पे I इंटू टी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। V बराबर W बाई क्यू। W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। अब V बराबर क्या होगा? सॉरी, Q बराबर क्या होगा? I इंटू टी। तो हमारा निकल करके आया W बराबर I इंटू टी इंटू V। कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लिख लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 के वैल्यू को 1 में पुट करेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1। 2 का वैल्यू 1 में पुट करें तो क्या हो जाएगा? पावर बराबर वर्क डन बाई टाइम है इक्वेशन, तो वर्क डन की जगह पे क्या डालेंगे? I इंटू टी इंटू वी। आई इंटू टी इंटू वी। कहाँ से आपको हम सारा कुछ बता रहे हैं, कहाँ से कौन आया। तो I इंटू टी इंटू वी। ठीक है ना, तो ये क्या है? I इंटू टी इंटू वी। नीचे क्या है? टी। टी से टी कैंसिल, टाइम से टाइम कैंसिल। तो पावर बराबर क्या निकल गया? वोल्टेज इंटू करेंट। पहला रिलेशन हमारा प्रूफ हो गया। पावर बराबर वोल्टेज इंटू करेंट प्रूफ हो गया। पावर बराबर वोल्टेज इंटू करेंट, बहुत सिंपल है बाकी। ठीक है, आप देखिए इसी में ये आपको अच्छे से लिख लेना है, नोट कर लीजिएगा खुद से। तो हमारा ये रिलेशन मेन रिलेशन है। वोल्टेज और करंट और पावर में क्या रिलेशन है? तो वोल्टेज और करंट को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पावर हमारा निकल जाता है। ठीक है, पावर हमारा निकल जाता है। अब इसी को बस ध्यान में रखना है। पावर बराबर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। P बराबर V इंटू आई। ओके, अब मान लीजिए यहाँ से ये आपको पता चल गया। हम अब क्योंकि इसको प्रूफ कर लिए। अब इसी इक्वेशन में सिंस V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। V बराबर ओम्स लॉ से फ्रॉम लिख लेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, वी नो दैट। तो इसी इक्वेशन में P बराबर V की जगह पे क्या डाल देंगे? आई आर। आई इंटू आई, फिर से आई, तो क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। ये भी प्रूफ
ये भी क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, ये भी क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे थर्ड वाले को प्रूफ करना होगा तो पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। कहाँ से आया, निकाल लिए इसको भी। अब हमको क्या करना है, सिंस फ्रॉम ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है ना, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो इस आई की जगह पे वी बटा आर में लिख देंगे, लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई आर, टी बराबर वी स्क्वायर बाई आर। दिस इज ऑल्सो प्रूफ। तो पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट, वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर बार या डबल बाई टी। चार फॉर्मूला है, आपको चारों को प्रूफ करना भी आना चाहिए और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होगा आपके न्यूमेरिकल्स में। तो ये आपका पूरा था इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। ठीक है, पावर होता क्या है, वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड, या फिर क्या होता है, वाट होता है, वाट भी होता है, जेम्स वाट के रिस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब देखिए एक और टॉपिक है हमारा, एक और फॉर्मूला ही है समझिए, उसको आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम। क्या होता है, पावर इंटू टाइम, ई बराबर पी इंटू टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम, ये आपको ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या है, अब देखिए पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और टाइम क्या है। अब देखिए जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका पावर है 500 वाट, ठीक है 500 वाट, और इसको हम 1 घंटा के लिए यूज कर रहे हैं, वो 1 आवर के लिए यूज कर रहे हैं, तो कितना हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना कंज्यूम होगा। तो जितना वर्क डन होगा, जितना वर्क डन क्या होगा, चार्ज को ट्रांसफर करना है यहाँ से यहाँ। वर्क डन किस चीज़ में, मतलब इलेक्ट्रिक के सेंस में वर्क डन क्या होता है, चार्ज को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना, वही तो वर्क है इलेक्ट्रिक के सेंस में। तो जितना वर्क डन करेंगे, जितना वर्क डन करेगा वही तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, वही तो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम, मतलब हमारा अगर डिवाइस जिसका पावर का रेटिंग 500 वाट है और एक आवर के लिए यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना ये कंज्यूम करेगा, जितना इसका पावर होगा, जितने घंटे चलाएंगे। अगर एसी है वो 2000 वाट का है और 1 घंटे के लिए चला रहे हैं, तो वो कितना एनर्जी यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, क्या करेगा, 2000 गुने 1 आवर। मतलब जितना जिसका वाट है, जितना जिसका पावर है और कितने देर के लिए यूज कर रहे हैं, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या, मतलब किसी काम को करने में इलेक्ट्रिक के सेंस में किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह को फ्लो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। और जितना वो वर्क डन करेगा उसी को क्या बोलेंगे, जितना वर्क करेगा उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा। आप जितना दौड़िएगा उतना ही ना ग्लूकोज बर्न होगा। वैसे ही ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम। जिसका पावर जितना होगा और जितने देर के लिए यूज करेंगे उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम वो करेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर इनटू टाइम। अब देखिए एक और चीज, लास्ट टॉपिक आपका यहाँ से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या होता है, लास्ट टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, कुछ नहीं है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, यही हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये क्या करता है कि एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। एच क्या है, हीट है, आई क्या है, करंट है, आर का रेजिस्टेंस क्या है, टी क्या है, टाइम। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच बराबर पी इंटू टी, क्योंकि पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है और टी क्या है, टाइम से। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अभी हम लोग लिखे थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम लिखे थे, और इसी को ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टाइम, क्योंकि पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है, लिख सकते हैं। ये कुछ नहीं है, नया चीज़ कुछ भी नहीं है। हीट एनर्जी क्या करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीट क्या करता है कि कोई वायर है, ठीक है, कोई वायर है या इसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंस, कोई वायर है जिसका रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा है, मान लीजिए सपोज कीजिए, या फिर कुछ भी समथिंग रेसिस्टेंस आर है, एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस आर है, जिसका करंट उसमें से आई आप फ्लो करा रहे हैं टी टाइम के लिए, तो हीट कितना जनरेट होगा। आपको पता होगा कि जो क्या होता है, कोई वायर से अगर करंट पास करते हैं तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा वो क्या होगा, धीरे धीरे हीट हो जाता है। वो हीट क्यों होता है, क्योंकि वर्क कर रहा है, और जो वर्क डन है, जो वर्क हो रहा है, वो वर्क कन्वर्ट हो जाता है किस में, हीट एनर्जी में।
हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी में चार्ज को यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा तो वर्क वर्क नहीं होगा, और वो वर्क जो डन होता है, टोटल वर्क डन जो होता है चार्ज को फ्लो करने में, वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, हीट एनर्जी में। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए हमारा वायर जो है वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, हीट हो जाता है। तो जूल्स लॉ क्या कहता है, H बराबर I स्क्वायर आर टी, मतलब जो हीट होगा, जैसे आयरन को क्या है, आयरन को आप थोड़ी देर लगाइएगा तो आयरन क्या होता है, बहुत तेजी से गर्म होता है, तो किस प्रोपोर्शन में हीट होगा, ये फॉर्मूला कहता है क्या, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब करंट के स्क्वायर के फॉर्म में, जितना करंट दीजिएगा उसके स्क्वायर के फॉर्म में क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस है, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना क्या होगा, हीट ज्यादा होगा, और जितना देर के लिए आप लगाइएगा उतना क्या होगा, हीट ज्यादा होगा। आयरन को आप 1 घंटा के लिए लगा दीजिएगा लाइन में, अगर सप्लाई दीजिएगा तो क्या होगा, ज्यादा गर्म हो जाएगा बहुत देर तक, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। अब देखिए रेसिस्टेंस क्या है, सिंपल सा फ्रिक्शन का केस है। अब इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो करंट फ्लो होगा अच्छे से, ठीक है। अब इसको रोक रहा है तो क्या होगा, क्या होगा, करंट पास नहीं होगा अच्छे से। तो रोकना मतलब क्या है, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर से रेसिस्टेंस रोक रहा है, तो दोनों में फ्रिक्शन होगा, और जहां भी फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, रेसिस्टेंस रोक रहा है, दोनों में क्या होगा, फ्रिक्शन, घर्षण होगा, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। वो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किस रेशियो में, करंट के स्क्वायर के फॉर्म में, रेसिस्टेंस के डायरेक्ट, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा फ्रिक्शन, उतना ज्यादा हीट जनरेशन, और जितने देर के लिए आप उसको लगाइएगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा, उतना ज्यादा रेसिस्टेंस जनरेट होगा। क्लियर है, तो H बराबर I स्क्वायर आर टी, यही हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। ये जूल दिया था इसलिए इसके बारे में बोलते हैं जूल्स लॉ, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम। बस सिंपल सा एक लाइन में लिखेंगे, हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। चलिए इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। प्रूफ ये फिर से आपको देख लीजिए, जो होता क्या है, ये हीट होता किस वजह से है, तो वो जो चार्ज को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करे, उसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस को ओवरकम करना होगा, रेसिस्टेंस होगा उसको पार करके हमको जाना है, रेसिस्टेंस से झगड़ के जाना है हमको, तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन टोटली कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, हीट में। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो वर्क डन होगा वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं, हम कैसे प्रूव करेंगे, H बराबर है इस पर आके। तो इसके पहले लिख लेंगे कि मान लीजिए लेट सपोज अ कंडक्टर having resistance R and I current is flowing through it for a time t, तो I current कब फ्लो करेगा, जब चार्ज Q फ्लो करेगा, जब चार्ज फ्लो होगा तब ना करंट फ्लो होगा। तो चलिए नाउ वी नो दैट V बराबर W बाई क्यू, W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से हम Q की जगह पे इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हम सिंस Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है, I इंटू टी होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं W बराबर I इंटू टी इंटू भी, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो V है, इस V की जगह पे हम IR लिख सकते हैं, V की जगह पे ऐसे लिख देंगे, कुछ क्वेश्चन 2 मान लिए, लंबा करना है, जबरदस्ती बढ़ाना है तो 2 मान लिए, सिंस V इज इक्वल टू IR, और फिर इस V की जगह पे क्या लिख देंगे, W बराबर I इंटू टी इंटू, अब V की जगह पे क्या लिख देंगे, I इंटू R। देखिए I क्या हो गया, W बराबर I स्क्वायर R इंटू टी, ये क्या हो गया, वर्क डन हो गया। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो वर्क डन होता है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, हीट एनर्जी में। सिंस द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q from one place to one another place is totally converted into heat energy, therefore we can write it in this way, H बराबर I स्क्वायर आर टी। ऐसा क्यों लिख दिया W की जगह पे H, क्योंकि वर्क डन जो है वही हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब आता है हमारा 2 चीज है, डोमेस्टिक वायरिंग क्या होता है, तो वायरिंग डन फॉर आवर डोमेस्टिक हाउस होल्ड पर्पसेज इज नोन एज डोमेस्टिक वायरिंग। हमारे घर में जो वायरिंग होता है, हमारे घरेलू उपयोग के लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वायरिंग बोलते हैं। इंडस्ट्री के लिए होता है उसका अलग होता है, उसको इंडस्ट्रियल वायरिंग करेंगे। तो डोमेस्टिक वायरिंग में हम जनरली 3 कलर के वायर को यूज करते हैं, कौन, रेड, ब्लैक और ग्रीन।
ग्रीन स्टैंड फॉर व्हाट? ग्रीन स्टैंड फॉर अर्थ वायर। ग्रीन में अर्थ वायर होता है, रेड में लाइव वायर होता है और ब्लैक में न्यूट्रल वायर होता है। ये 3 चीज़ आप लिख लेंगे, बाकी बात हमको बता देंगे। और डोमेस्टिक वायरिंग में ही आएगा फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस विच ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन करंट इज high, yeah, short circuited when short circuit takes place. It breaks the electric circuit when short circuit takes place and saves our electrical appliance. ठीक है, फ्यूज क्या सेफ्टी डिवाइस है। जब करंट बहुत ज़्यादा हो, शॉर्ट सर्किट हो, ओवरलोडिंग हो, तो उसका क्या होगा, अपने आप को ब्रेक कर लेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जाने से इलेक्ट्रिक सर्किट को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बचा लेगा। इसको फ्यूज बोलते हैं। डोमेस्टिक सर्विस समझ गया। 3 तरह का लाइट होता है। एक अर्थ वायर जो होता है उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। अर्थ वायर का यूज क्या होता है बताएंगे कभी फिर से, ठीक है, डिटेल में स्कूल खुलेगा तब। ब्लैक वायर न्यूट्रल होता है, रेड वायर जनरली लाइव वायर होता है। 3 कलर के वायर यूज करते हैं। एक चीज और लास्ट रह गया, पावर बराबर हम बताएंगे आपको, W/T बताया, वर्क डन बाय टाइम। आप जो न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें इससे उतना ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये यूनिट जो है वो कमर्शियल यूनिट नहीं होता है। हमारे घर में हम जो बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल, वो कमर्शियल यूनिट, 9th में भी आपको बताए थे, वो कमर्शियल यूनिट में आता है। कमर्शियल यूनिट होता है हमारा किलोवाट आवर में। क्या होता है? kWh में होता है। जो बिल होता है ना यूनिट, 1 यूनिट का चार्ज होता है, 2 यूनिट मीटर का जो होता है, 5 यूनिट, 10 यूनिट, आपको बताया हुआ ना क्लास 9 में कैलकुलेट करना। जो कमर्शियल यूनिट होता है वो क्या होता है? किलोवाट आवर में होता है। किलोवाट आवर में होता है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1000 वाट आवर। क्या होता है? 1000 वाट आवर। ठीक है, ये आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे और कुछ है नहीं। तो 1000 वाट आवर, वाट क्या होता है? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, वाट कैसे लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड। और आवर को कैसे कर सकते हैं? 60 करेंगे तो मिनट, फिर 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेकेंड। इसको लिख सकते हैं 6 और इस पर कितना जाएगा? 6 0 3 4 1, पहले ही कितना है? 3 4 1 5। एक और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना? देखिए ये 36 कितना हो जाएगा? 6 6 इंटू 6 36, 2 जीरो तो यहीं से हो गया, अब प्लस 4 जीरो पहले ही से था, 3 जीरो पहले ही से था। बराबर हो गया क्या कुछ? चलिए देखते हैं। एक दो तीन, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, जूल में चेक करते हैं। तो कुछ नहीं करना है। 1 किलो वाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट आवर। आप इसको चेंज कर लेंगे, जहाँ आएगा 1000 से डिवाइड कर लेंगे, नहीं आएगा तो हम मीटर में इसको बता भी देंगे। 1000 वाट को जूल पर सेकेंड, आवर को चेंज करना है सेकेंड में, तो मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड में 60 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया हमारा? निकल गया रिजल्ट। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि कुछ कुछ रह गया होगा तो 1-2 पीस छोड़ दीजिएगा। ऐसे आपका इलेक्ट्रिसिटी पूरा खत्म हो गया यहीं पे। न्यूमेरिकल ने नहीं बताया, आप इंटरेस्ट क्वेश्चन सोल्व करना है, एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करना है, बता चुके हैं पहले ही, बहुत सारे न्यूमेरिकल करा भी चुके हैं। याद करिए, जब क्लास कुछ नहीं होता था, हम व्हाट्सएप पर भेजा करते थे, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा उसको पूछेंगे, न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे और हम फिर इसको बताएंगे। अगले दिन से हम नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, जाते जाते एक चीज़ और बता दे। किसी आदमी को करेंट के कारण मर जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं? या बहुत सीवियर अटैक होता है, झटका लगता है उसको, तो क्या बोलते हैं? वैसे मरना तो कोई भी डेथ होता है, लेकिन अगर कोई बिजली से, करंट से अगर मरे तो क्या बोलते हैं? तो एक टर्म है, इसको याद कर लीजिएगा। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन। बहुत अगर तगड़ा वाला झटका लगा, बच गया तब भी या मर गया तब भी, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोक्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप की बातें समझ में आई होगी। नहीं आया होगा, नहीं भी आया होगा तो आप हमको बताइएगा, और फिर हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन बनाएंगे और किसी नए दिन एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। टाइम भी 2 बज ही गया रात का। चलिए आज आपको दिखाते हैं टाइम कितना हो रहा है ये एक्चुअली में। देखिए कितना हो रहा है, 1:45।